हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 8वां लेसन, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। और अगर आप इससे पहले वाले लेसन्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए हैं, आप उनकी भी वीडियो देख सकते हैं। आइए लेसन शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है हमारे आसपास के बाजार, तो इसमें ये बताया गया है कि हम जो अपने घर के अंदर चीज़ें खरीदते हैं, जैसे हमारी रसोई की चीज़ें होती हैं या घर का सारा सामान होता है, वो हम बाज़ार में से ही खरीदते हैं। तो ये बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, इस बात के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा इन चीज़ों को बनाने वाला कौन होता है और हमारे तक पहुंचाने वाला कौन होता है। यानी कि हम तो बाज़ार से ले आते हैं चीज़ें, लेकिन बाज़ार में ये चीज़ें कैसे पहुंचती है, इस बात का पता लगाएंगे। जैसा कि पहले 2 पेजों पर ये बाज़ार के चित्र दिखाए गए हैं और पहले पेज पर तो सामान का चित्र दिखाया गया है कि जो हमारे घर के अंदर सामान होता है वो इस तरह का होता है, और दूसरे पेज पर ये बाजार का चित्र दिखाया गया है या दुकानों का चित्र दिखाया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं बाजार कितने प्रकार के होते हैं। पहला है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? जो सप्ताह में एक बार लगता है। सप्ताह के किसी भी दिन लग सकता है। ये सप्ताह के किसी एक दिन को निश्चित कर लेते हैं और उसी दिन आकर अपनी दुकानें लगाते हैं। इनकी दुकानें कोई पक्की दुकानें नहीं होती है, ये ज़मीन पर कोई कपड़ा बिछाकर भी अपनी दुकान लगा लेते हैं या रेडियो के ऊपर भी अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और इनको शाम को अपनी सब दुकानें समेटनी होती हैं और अगले दिन वो किसी और मोहल्ले में जाकर ये दुकान लगा लेते हैं। यानी कि अगला दिन किसी और कॉलोनी में निश्चित कर लेते हैं और वहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। इस तरह के बाजार लगभग सभी बड़े देश शहरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बिकने वाली चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं, तो जो लोग सस्ती चीज़ें खरीदना चाहते हैं वो अक्सर इन बाज़ारों में आते हैं। इनकी चीज़ें इसलिए सस्ती होती हैं क्योंकि ना तो इन्हें दुकान का किराया देना पड़ता और ना ही दुकान का कर्मचारियों का बिल देना पड़ता है। जैसे कि पक्की दुकान वाले तो नौकर भी लगा लेते हैं अपनी दुकान के ऊपर, इसके अलावा उनकी दुकान के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इस तरह के खर्चे साप्ताहिक बाजार की दुकानों में नहीं लगाए जाते, इसलिए इनका सामान सस्ता होता है। साप्ताहिक बाजारों में एक ही चीज की कई दुकानें हो जाती हैं और इन दुकानों में आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि अगर एक दुकानदार महंगी देता है तो दूसरा दुकानदार वही चीज सस्ती देने लगता है और उसकी दुकान पर ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को किसी दुकान पर महंगी चीज़ मिलती है तो वो उस दुकान को छोड़कर किसी और दुकान पर चला जाता है। ऐसे बाजार में सामान खरीदने वाले लोग तोल मोल करके भी चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि चीज़ों का भाव बना लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, दूसरा एक ही जगह पर घर का सारे सामान की चीज़ें मिल जाती हैं। चाहे बर्तन लेने हैं या कपड़े लेने हैं या खाने पीने का सामान लेना है या रसोई का सामान लेना है, कोई भी सामान हो एक ही स्थान पर सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अब दूसरी तरह की बाजार की बात करेंगे, जो हमारे मोहल्ले के अंदर दुकानें होती हैं। जैसे हमारी गली में दुकान होती है, ये तो आप जानते ही हैं कि गली मोहल्ले के अंदर दुकानें होती हैं और वो थोड़ा थोड़ा सभी तरह का सामान अपनी दुकान में रख लेते हैं। लेकिन ये दुकानें पक्की होती हैं और इनको कई बार अपनी दुकान का किराया भी देना होता है या फिर इनकी अपनी दुकान होती है और बिजली का बिल आदि सब भरना होता है। इस दुकान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें सामान खरीदने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। जैसे दूध की डेयरी, किराने की दुकान या कोई बिजली की दुकान,
या स्टेशनरी की दुकान। जबकि गली मोहल्ले के आसपास गली में या सड़क के किनारे पर कई रेडी वाले भी खड़े होते हैं जो सब्जी आदि बेचते हैं या किसी दूसरी तरह का सामान बेचते हैं। तो जो हमारे मोहल्ले की पक्की दुकानें होती है उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो इन दुकानों से सामान ले लेते हैं और उस दुकान वाले से वो सामान के पैसे लिखवा देते हैं और फिर वो महीने में एक बार हिसाब कर देते हैं। इस तरह गली मोहल्ले वाले लोगों को उधार में सामान मिल जाता है और गली मोहल्ले में होने के कारण हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। लेकिन इन सामानों की कीमत साप्ताहिक बाजार के सामान की बजाय थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये पक्की दुकानों में सामान बेचते हैं। इस तरह दुकानदार के साथ पूरे गली मोहल्ले के लोगों की जान पहचान भी हो जाती है और दुकान वाला सभी मोहल्ले के लोगों को जानता है और मोहल्ले वाले उसको जानते हैं। तो इतना लेसन पढ़कर आप ये जो नीले अक्षरों में क्वेश्चन लिखे गए हैं बुक में दाएं बाएं तरफ, इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ता क्यों मिलता है, पक्की दुकानों में सामान महंगा क्यों मिलता है, साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदने के क्या फ़ायदे हैं और पक्की दुकानों से सामान खरीदने के क्या फ़ायदे हैं। ये उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तीसरी तरह का बाजार होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो एक कई मंजिला इमारत होती है और उसके अंदर अलग अलग सामान की अलग अलग दुकानें लगाई जाती हैं। यानी कि एक बड़ी सी दुकान के अंदर ही कई छोटी छोटी दुकानें बनाई जाती हैं और इनमें भी सभी तरह का सामान बिकता है, जैसे कपड़ा, बर्तन, खाने पीने का सामान या कोई भी घर का सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बिकने वाला सामान बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि इनके ऊपर टैक्स आदि भी लगा हुआ होता है और दुकानों का किराया भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इन दुकानों के कर्मचारियों की भी तनख्वाह देनी होती है, इसलिए इनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। हर व्यक्ति इस बाजार से अपना सामान नहीं खरीद सकता, केवल उच्च वर्ग के लोग या अमीर लोग ही यहाँ से सामान खरीदते हैं। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहरों के अंदर होते हैं या बड़े शहरों के अंदर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन इन दुकानों के अंदर ब्रांडेड सामान मिलता है या अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, इसलिए भी ज़्यादा महंगा होता है। ब्रांडेड सामान जिसके ऊपर कंपनियों के नाम लिखे होते हैं या उनके नाम की मोहर लगी होती है, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, विज्ञापनों को समझना पाठ में पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान कौन सा होता है। तो हम ये जान जाते हैं कि ये जो ब्रांडेड सामान होता है ये बड़े बड़े शोरूम में ही मिलता है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलता है। अभी तक आपने अनेक प्रकार के बाज़ारों के नाम सुने, लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि ये बाजार सामान कहाँ से लाकर बेचते हैं या इनकी दुकानों में ये सामान कैसे पहुँचता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि पहला हम बात करते हैं सब्जी की, कि सब्जी कहाँ बनती है। सब्जी खेतों में उगती है और वो सब्जी बेचने के लिए बाजार में आ जाती है। तो उसको कैसे बाजार में लाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कपड़े का। कपड़ा रुई से बनता है और रुई कहाँ बनती है, खेतों में उगती है। तो इस तरह से वो भी खेतों में उगती है और खेतों से फिर दुकानों पर आती है जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है और फिर वहाँ से बाजार में आती है जहाँ पर कपड़ा बेचा जाता है। इसी तरह हम और सामान की बात करें जैसे बर्तन आदि, तो ये कारखानों आदि में बनते हैं या बड़े बाज़ार में बनते हैं और वहाँ से सामान फिर बिकने वाले बाज़ार में आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारी चीज़ें बनती तो कहीं और हैं लेकिन बेची कहीं और जाती हैं। हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं, जैसे हमने सब्जी का उदाहरण लिया था कि सब्जी खेतों में उगती है और जब वो सब्जी तैयार हो जाती है तो खेत का मालिक उस सब्जी को काट करके सब्जी मंडी तक लेकर आता है और सब्जी मंडी में जो थोक विक्रेता होते हैं वो काफ़ी मात्रा में सब्जी खरीद लेते हैं। यहाँ जैसे कि उदाहरण के लिए 50 क्विंटल या 100 क्विंटल तक वो सब्जी खरीद लेते हैं। वहाँ से फिर छोटी दुकानों वाले खरीदते हैं। इस तरह हम बात करें तो जो थोक विक्रेता है, जो खेत के मालिक से सब्जी खरीदता है, तो उसका काम सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। सुबह 3 बजे खेतों के मालिक सब्जी लाना शुरू कर देते हैं और सब्जी मंडी में बोलियां लगती हैं
और थोक विक्रेता मालिकों से सब्जी खरीद लेते हैं। उसके बाद 6 बजे के आसपास छोटी दुकानों वाले आने शुरू हो जाते हैं और वो इन थोक विक्रेताओं से सब्जी खरीदते हैं अपनी दुकानों के लिए, लेकिन वो उतनी ही सब्जी खरीदते हैं जितनी कि उनकी दुकान पे बिक जाती है। जैसा कि हमने अपने मोहल्ले की दुकान की बात की थी, उसके पास भी थोड़ी बहुत सब्जी होती है। ये दुकान वाले थोक विक्रेता से ही सब्जी लेकर आते हैं और मोहल्ले के लोग इनसे फिर सब्जी खरीदते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक श्रृंखला बन जाती है कि खेत में सब्जी बनती है और वहाँ से सब्जी मंडी में आती है, सब्जी मंडी से छोटी दुकान वाले लाते हैं और छोटी दुकान वालों से हमारे पास पहुँचती है। इसको बाजार की श्रृंखला कहते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु बनने से लेकर हमारे पास पहुंचने तक उसके बीच में कई लोगों का लेन देन होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था थोक विक्रेता का, छोटी दुकान वाले का, और उसके बाद उपभोक्ता के पास पहुंचती है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो वस्तु को उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। और जो सब्जी को बेचता है या कोई भी वस्तु को बेचता है तो वो विक्रेता कहलाता है। इसके अलावा जो किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता है और सस्ते भाव पर खरीदता है और उससे कुछ महंगे दाम पर छोटी दुकानों वालों को देता है तो वो थोक विक्रेता कहलाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई वस्तु बनती है, चाहे वो खेत में बनती है, चाहे वो कारखाने में बनती है, तो वहाँ से थोक विक्रेता उस वस्तु को ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं और उन थोक विक्रेता से छोटी दुकान वाले फिर खरीदते हैं। इसी सामान की खरीद बेच करने वाले लोग व्यापारी कहलाते हैं कि एक से खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं, तो उन्हें व्यापारी कहते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो सिर्फ खरीदते हैं और बेचते नहीं हैं, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। और हम जिससे वो चीज़ खरीदते हैं वो फुटकर विक्रेता कहलाता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। फुटकर को खुदरा भी कहते हैं। खुदरा व्यापारी और फुटकर व्यापारी एक ही बात है। यानी कि जो छोटी दुकान वाले व्यापारी होते हैं वो फुटकर या खुदरा व्यापारी कहलाते हैं। जैसे कि आपके मोहल्ले की दुकान वाले या साप्ताहिक बाजार वाले या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें सामान बेचती हैं वो भी खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। इस तरह हम समझ जाते हैं कि कोई भी वस्तु हो वो कारखाने से पहले थोक विक्रेता के पास पहुंचती है, फिर फुटकर विक्रेता के पास पहुंचती है और उसके बाद हमारे पास पहुंचती है। यानी कि पहले बड़े व्यापारी के पास पहुंचती है, फिर छोटे व्यापारी के पास पहुंचती है और लास्ट में उपभोक्ता के पास पहुंचती है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद करनी है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को आपके पास आने के लिए उसे किन किन लोगों के हाथों में से सफ़र करना पड़ता है। इस तरह आपने अनेक तरह के बाजार देखे जहाँ पर अनेक तरह की चीज़ें बेची जाती हैं। लेकिन जब से इंटरनेट की सुविधा आ गई है लोगों के पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाएं। आज आप फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही सामान का ऑर्डर दे सकते हैं और आपके घर सामान पहुंच जाता है, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं वो स्वयं ही सामान की डिलीवरी कर देते हैं घर तक के लिए। कई बार सामान सीधा कंपनी से भी मंगवा लिया जाता है इंटरनेट के जरिए और कंपनी पार्सल के द्वारा आपके घर सामान पहुंचा देती है या कोरियर के द्वारा आपके घर सामान पहुंचा देती है। इसके अलावा बाजार का एक और नया रूप आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो उस डॉक्टर के पास कुछ दवाई बेचने वाले व्यापारी लोग आते हैं और उसको दवाइयाँ दिखाते हैं और उसकी विशेषताएं बताते हैं और डॉक्टर को अच्छी लगे तो वो दवाइयाँ खरीदता है और आगे से मंगवाने का ऑर्डर भी दे देता है। तो ये भी बाजार का ही एक रूप है जहाँ पर दवाइयों की खरीद बेच होती है। तो अभी हमने जो इंटरनेट की बात की है या डॉक्टर के पास जो दवाई बेचने वाले आते हैं उनकी बात की है, तो ये भी एक तरह का बाजार होता है, लेकिन ये देखने में बाजार दिखाई नहीं देता कि जैसा कि हमें मार्केट वाला बाजार दिखाई देता है कि बहुत सारी दुकानें होती हैं
और बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है, तो ये इस तरह देखने में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर भी खरीद बेच होती है। इसके अलावा हमें एक और बात समझनी होगी कि जो कारखाने होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बनती है, जैसे का कारखाना होता है, तो वो भी उस चीज़ को बनाने के लिए दूसरे कारखानों से सामान मंगवाता है। जैसे कार बनाने वाले कारखाने में किसी दूसरे कारखाने से इंजन मंगवाता है और किसी दूसरे कारखाने से उसके गियर्स और पेट्रोल की टंकियां, एक्सल आदि मंगवाता है। तो दूसरे कारखानों से सामान मंगवाकर वो एक नई चीज़ बनाता है और फिर वो नई चीज़ बाज़ार में बिकने के लिए आती है। तो ये भी आप समझें कि एक चीज़ को बनने के लिए कितने कारखानों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर समझने की बात ये है कि एक वस्तु को केवल एक ही कारखाने में नहीं बनाया जाता, उसके अलग अलग पार्ट्स कई कारखानों में बनते हैं और वो किसी एक कारखाने में लाकर जोड़ दिए जाते हैं और एक वस्तु का रूप दिखाई देता है। इस तरह हमने इस लेसन में अनेक तरह के बाजार पढ़े हैं और कैसे वस्तु बनने वाले स्थान से लेकर उपभोक्ता के पास पहुंचती है, ये सब बातें हमने इस लेसन में पढ़ी। और हमने छोटी और बड़ी दुकानों के बारे में भी पढ़ा कि कोई व्यक्ति कम पैसा खर्च करके दुकान बना लेता है और कोई ज़्यादा पैसा खर्च करके दुकान बनाता है और कोई तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत बड़ी दुकान बना लेता है जो देखने में भी सुंदर लगती है और बहुत ज़्यादा कीमत पर सामान भी बेचता है। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चित्र दिखाया गया है जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके अंदर ही कई दुकानें बना रखी हैं और जहाँ पर सभी तरह का सामान बिकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, कई करोड़ों में जाकर ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है और इस तरह के कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सस्ता सामान बिकने वाली दुकानें भी होती हैं, जैसे हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ा या मोहल्ले की दुकानों के बारे में पढ़ा या रेहड़ियों आदि पे बिकने वाला सामान हमने पढ़ा है। तो ये उपभोक्ता की मर्जी होती है कि वो सस्ता सामान खरीदना चाहता है या वो महंगा सामान खरीदना चाहता है, ये लोगों की इच्छा पर निर्भर होता है। तो इस लेसन के माध्यम से आपने बाज़ारों की श्रृंखला को समझा और बाज़ारों के अनेक रूपों के बारे में आपने पढ़ा और कैसे वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है ये भी आपने पढ़ा। यहीं पर हमारा लेसन समाप्त हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने पहले कभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनकी भी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको उनकी भी नॉलेज मिल सके। ऑल द बेस्ट।